नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी, बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है, एक्स और वाई दो नॉर्म्ड स्पेसिस हैं और इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग है। ये ये मैपिंग है, ठीक है। तो इसको लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे? अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर भी आप मेंशन करें कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर सी एग्जिस्ट कर जाए जिसमें ये कंडीशन हो कि टी ऑफ एक्स नॉर्म जो है वो लेस और इक्वल टू सी एक्स नॉर्म आ जाए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बाउंडेड हो जाएगा। मतलब कि आप ऑपरेटर को एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ऑपरेटर के लिए सी एग्जिस्ट कर रहा है जो तमाम एलिमेंट्स पे आपको ये कंडीशन दे रहा है, या तो इक्वल आए आंसर या लेस आए, तो फिर ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। आप कह लें कि सी फिक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा एक ऑपरेटर के लिए, ठीक है, सी चेंज नहीं होगा। एक एक ऑपरेटर को जब आपने डिफाइन कर देना है किसी भी मीट्रिक स्पेस के लिए, सॉरी किसी नाम स्पेस के लिए, तो उसकी जो आउटपुट्स आएंगी वो इनपुट से लेस और इक्वल आएगी सी से मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले नहीं, सी से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो ये बड़ी खास बात है, इसको बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर फिर हम कहेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज है मैं डिफाइन आपको कर देता हूँ। वो चीज क्या है, पहले तो आपने डिफाइन किया ना बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, अब हम डिफाइन कर रहे हैं ऑपरेटर की नॉर्म। मतलब ये चीज डिफरेंट है इससे, ठीक है। मतलब टी एक्स नॉर्म जो है ये इस एलिमेंट पे टी को अप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ टी की नाम देखा जाए तो ये डिफरेंट, ठीक है। तो जो टी की नाम है उसका जो फार्मूला है वो ये है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुप्रीमम आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं टी एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म, ठीक है, सच दैट कंडीशन ये है कि x जो है वो नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर जीरो होगा तो जीरो नाम आ जाएगी, जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और और जो x जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, डोमेन में से, डोमेन ऑफ टी में से। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर, उसको हम ऑपरेटर की नाम बोल देंगे, ठीक है। अब आप ये देखें कि x जो है कितने होंगे ये पॉइंट्स, मतलब x को आपने डोमेन में से लिया हुआ है, तो डोमेन क्या है, टी की डोमेन क्या होगी? अगर टी को देखा जाए तो टी ऐसे जाता है ना, डोमेन ऑफ टी से लेके y तक। अब डोमेन ऑफ टी इस जगह पे भी कोई नॉर्म स्पेस होगी और इस जगह पे भी कोई नॉर्म स्पेस होगी। मैंने आपको कहा था कि नॉर्म स्पेस तब बनती है पहले वो वेक्टर स्पेस हो, तो वेक्टर स्पेस बनने के बाद वो नॉर्म स्पेस बनी है, और ये भी वेक्टर स्पेस बनने के बाद एक नॉर्म स्पेस बनी है। तो अब
इस नाम स्पेस में जितने भी पॉइंट हैं, तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे रख रख के आपने चेक करना है। चेक करते जाएं, ये जो रेशो है, इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है वो असल में इस टी की नाम होगी। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए आप आर के लिए चेक करें तो ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आर में तो इनफाइनाइट अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, तो अनकाउंटेबल पॉइंट्स के लिए चेक करना तो ये तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन इस चीज को अलजेब्रिकली लिखा जा सकता है, जो यहाँ पे हमने फार्मूला में लिखा हुआ है। तो फार्मूला में जो मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं ना, वो यहाँ पे इनफिमम भी लिख सकता है, तो इनफिमम वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, या वो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता, वो जस्ट ये रेशो लिख के कह सकता है। तो अगर ये सब कुछ ना हो, यहाँ पे सिर्फ ये हो, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपने सुप्रीमम को जेन में रखना है। ठीक है, ऑपरेटर की नाम जो होती है। फिर उसने क्या कह दिया कि जो ये चीज है ना, इस चीज को भी हम कहते हैं कि ये क्या है, ये क्या नाम है, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की बात है। अब देखें, इस जगह पे अगर वन आ जाए, इस जगह पे सारे ही वेक्टर जो हैं, सारे ही वेक्टर जो हैं वो यूनिट वेक्टर हो। यूनिट वेक्टर समझते हैं, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है अगर उसकी नाम वन हो। अगर नाम जो है वो वन के इक्वल आ जाएगी तो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अगर आपके पास तमाम वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, तो जो ऑपरेटर की नाम है वो जस्ट इस फार्मूला में चेंज हो जाएगी, क्योंकि नीचे तो ये डिनोमिनेटर में तो वन आ जाएगा, तो वन को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में जो इसका फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये फार्मूला इस तरीके से हो तो यहाँ पे हर वेक्टर की नॉर्म क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, ये पार्ट भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब आपने बताना है कि कौन कौन से ऑपरेटर बाउंडेड हैं और कौन कौन से नहीं है। हमने देखा था आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये क्या होता है, ये लीनियर होता है और ये बाउंडेड भी होता है, ये यहाँ पे हमें पता चल गया। आइडेंटिटी ऑपरेटर की नाम वन के इक्वल है। उसके बाद जीरो ऑपरेटर जो है, जीरो ऑपरेटर बी बाउंडेड होता है और जीरो ऑपरेटर की नाम जो है वो जीरो होती है। उसके डिफरेंशिएशन ऑपरेटर जो है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर ये बाउंडेड होता है, ये हमने देखना है। डेरिवेटिव ऑपरेटर जो होता है, देखें, डेरिवेटिव ऑपरेटर बाउंडेड नहीं होता। सही है, इंटीग्रल ऑपरेटर बाउंडेड होता है। जस्ट आपने ये देखना है कि इंटीग्रल ऑपरेटर बाउंडेड होता है या नहीं। ये सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अपने माइंड में रखना है। तो इंटीग्रल ऑपरेटर बाउंडेड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर नहीं है, इंटीग्रल ऑपरेटर बाउंडेड है। मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स वाला चक्कर है, इसमें बाउंडेड, ये बाउंडेड होता है। ठीक है, उसके बाद बस यही ध्यान में रखना है कौन सा ऑपरेटर बाउंडेड है, कौन सा ऑपरेटर बाउंडेड नहीं है। कैलकुलेशन वाले दिन अभी आपके लिए गए हुए हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपने कोर्स वर्क में की थी, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स आपके काम आएंगी। अभी यहाँ पे एक बात उसने कह दी है कि वो बात ये है, आप हर लीनियर ऑपरेटर का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नाम स्पेस फाइनाइट होगी तो इस पर बनने वाला, डिफाइन होने वाला हर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होगा। लेकिन शर्त यह है कि जो नाम स्पेस है ना, वो
फाइनाइट डिमेंशनल होनी चाहिए। तो अब आप फाइनाइट डिमेंशनल नाम स्पेसिस के बारे में सोच लें, कौन कौन सी जो नाम स्पेस है वो फाइनाइट डिमेंशनल। आर जो है ये इसकी डायमेंशन 1 होती है, ये फाइनाइट डिमेंशनल है। इस पे आप जो भी ऑपरेटर डिफाइन करेंगे वो बाउंडेड होगा। आर स्केयर की बात करें, आर क्यूब की बात करें, तो ये सारे फाइनाइट डिमेंशनल है, ठीक है। तो इन पे बनने वाले जो लीनियर ऑपरेटर होंगे वो बाउंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो डायमेंशन फाइनाइट होनी चाहिए। अब यहाँ पे वो हमें एक और चीज बता रहा है, कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहा है। देखें ये कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहा है, ये वही डेफिनेशन है, नॉर्म की फॉर्म में डिफाइन कर रहा है। तो बहुत दफा हमने कंटिन्यूटी को पढ़ा है, तो जस्ट इसका थ्योरम देख लेते हैं कि नॉर्म स्पेस नॉर्म स्पेस में नॉर्म स्पेस में कंटिन्यूटी तक आते आते आपको कौन कौन सी चीज पढ़ना पड़ी, आपको बाउंडेड और लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर पढ़ने पड़े। तो ये आपके पास एक ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, डेफिनेशन आपको आती है। तो लीनियर ऑपरेटर होने के बाद क्या बातें होंगी, वो ये बात होगी कि जो ऑपरेटर है वो कंटिन्यूस होगा अगर वो बाउंडेड होगा। रिलेशन बन गया कंटिन्यूस का और बाउंडेड का। उसके बाद अगली बात ये है कि अगर टी टी एक लीनियर ऑपरेटर है, टी एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। तो सिर्फ लीनियर ऑपरेटर होने की वजह से, सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस होने की वजह से ये पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब आपको सारे पॉइंट्स की कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एक पॉइंट उठाएं डोमेन, इसमें से आपने एक पॉइंट लेना है, ठीक है। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। अगर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो वो पूरा ऑपरेटर कंटिन्यूस है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, इन दोनों पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी की वजह ये है कि ये एक लीनियर ऑपरेटर है। ये मेन वजह, यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। इस स्टार की वजह से ये दो काम हो गए हैं इस पे ऑपरेटर पे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज है कि टी, अब थ्योरम में जब वो लेट करता है ना, ये जरूरी चीजें होती है, टी बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब जरूरी चीज ये है कि ये पहले बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा, तब हम ये ए और बी को कर सकेंगे। तो वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस है वो एक्स को अप्रोच कर रही है, तो आउटपुट सीक्वेंस भी आउटपुट में एक्स को टी एक्स को अप्रोच करेगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो नल स्पेस है वो क्लोज्ड होगी। नल स्पेस का मतलब है कर्नल, मतलब कि जो कर्नल ऑफ टी है, कर्नल ऑफ टी का फार्मूला वो है कि वो तमाम पॉइंट जो हम डोमेन डोमेन में से लेना चाह रहे हैं, वो तमाम पॉइंट कर्नल के पॉइंट होंगे अगर उनकी आउटपुट जीरो ऑफ वाई हो, जीरो ऑफ वाई हो तो वो कर्नल आ जाएगा। और कर्नल जो है, कर्नल एक क्लोज सेट होगा। कहने का ये मकसद है कि कर्नल में से कोई सीक्वेंस लें, कर्नल में से कोई सीक्वेंस लें, वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे और जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे वो पॉइंट भी कर्नल का पॉइंट हो, तो फिर ये क्लोज हो जाएगा। ये देखें पार्ट बी में क्या कर रहा है, पार्ट बी में वो क्या कर रहा है कि कर्नल का कॉम्प्लीमेंट, कर्नल का कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहा है, यहाँ से देखते हैं ऊपर बार क्यों लगा रहा है, उसके क्लोजर की बात कर रहा है ना, सही है। तो क्लोजर का मतलब ही यही है कि क्लोज्ड है। तो एक सीक्वेंस उसने ले ली कर्नल में से, वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई, ये रेफरेंस उसने दिया हुआ है, आप ये रेफरेंस पढ़िएगा, इस वजह से कन्वर्ज कर गई। तो
जब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, ऑपरेटर तो पहले ही वो है, बाउंडेड लीनियर है, तो पार्ट नंबर ए यूज हो जाएगा। पार्ट नंबर ए हमें कहता है कि जब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो आउटपुट्स भी कन्वर्ज करते हैं, तो ये यहाँ पे अगली बात कर देगा आउटपुट्स की। बाय पार्ट ए ये उसने मेंशन कर दिया, ये आउटपुट्स आ गए। फिर आगे उसने कोई क्रोलरी का रेफरेंस दिया हुआ है। कहने का ये मकसद है, जो मैंने आपको बताया ना, ये वही काम इधर हो रहा है। आगे चलते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये देखिएगा पॉइंट नंबर 5 और सही है, पॉइंट नंबर 5 ही देखिएगा। उसके बाद आ जाता है लीनियर फंक्शनल वाला टॉपिक। फंक्शनल में और ऑपरेटर में जो बेसिक फर्क है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सिर्फ उस बेसिक फर्क से देखें, ये डोमेन है, ये ऑपरेटर में भी होती है और फंक्शनल में भी होती है, लेकिन इस जगह पे ये आ जाती है फील्ड। ये इनमें बेसिक फर्क है। अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो इस जगह पे एक नाम स्पेस होती है। अगर हम लीनियर फंक्शनल की बात करें तो आउटपुट वाले सेट की जगह पे एक फील्ड होती है। ठीक है, यही इन दोनों में फर्क है कि अगर हम आउटपुट सेट को फील्ड बना दें तो ये लीनियर फंक्शनल बन जाएगा। अगर हम आउटपुट सेट को क्या बना दें, एक एक नॉर्म स्पेस बना दें, तो ये एक लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। ये इनमें बेसिक फर्क है। द रेंज इन द स्केलर फील्ड, ठीक है, तो स्केलर फील्ड होगी। तो दो किस्म की फील्ड, पॉपुलर फील्ड जो है ना, एक आर है और एक सी है। तो ये दो मशहूर मशहूर है, और भी फील्ड्स हो सकती हैं, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप अब यही देखें कि आर और सी है। तो सेम वही चीजें स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल जैसे लीनियर ऑपरेटर को आपने पढ़ा है ना। मैं आपको पूरा स्केच यहाँ से बता दूं कि लीनियर ऑपरेटर में आपने क्या क्या चीजें देखी हैं, ताकि आपका माइंड बन जाए कि लीनियर फंक्शनल में भी वही चीजें होंगी। ये आपने रेंज देखा है, नल स्पेस देखा है, और क्या देखा है, इनवर्स इनवर्स वाला चक्कर देखा है। उसमें होगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। और आपने क्या देखा है, ये एक कंपोजिशन देखा है, कम्यूट या एक्सरसाइज में देखा है। उसके बाद ये एक डेफिनेशन है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। इसी तरह बाउंडेड लीनियर फंक्शनल भी होगा। उसके बाद आपने क्या देखा है, आपने ऑपरेटर नाम देखी है, फंक्शनल नाम भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद और क्या देखा था इसमें, ये कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। ठीक है, उसमें भी एग्जांपल्स होंगी। मतलब पैरेलल टॉपिक्स चलेंगे। आप एक पेज के सेंटर में लाइन लगा के ना, जो जो चीजें पैरेलल सेम सेम टॉपिक होंगे वो आप दोनों के लिख सकते हैं। ये आगे कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस वाला रिलेशन आ जाता है। तो अब हम चलते हैं उस टॉपिक में, फंक्शनल वाले में, और देखते हैं कि फंक्शनल वाले में पहले नंबर पे जो उसने बताया हुआ है ना, वो ये बताया हुआ है कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल क्या होता है।
बाउंडेड लीनियर फंक्शनल ये उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि a bounded linear functional f is bounded linear operator with range in scalar field of the norm space x in which the domain lies। तो डेफिनेशन यहाँ पे इस जगह पे जो था ना वो ये था कि टी एक्स नॉर्म इज लेस और इक्वल टू सी एक्स नॉर्म। तो अब टी एक्स जो था ये दोबारा से एक वेक्टर आ रहा था, तो वेक्टर की नाम होगी लेकिन स्केलर नंबर का मॉड होता है। तो ये इसमें बेसिक फर्क है, क्योंकि एफ जो है वो किस में मैप हो रहा है, डोमेन ऑफ एफ में से जाके फील्ड में मैप हो रहा है। तो फील्ड हमेशा स्केलर होती है, तो स्केलर नंबर का मॉड करते हैं, ना कि आप उसका ये नॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉर्म नहीं करते, डबल लाइन नहीं होती, सिंगल लाइन होती है। उसके बाद फंक्शनल ऑपरेटर की नाम जो होगी, आप सिंगल यहाँ पे मॉड मॉड लगा सकते हैं। ठीक है, वही सुप्रीमम वाला चक्कर है। ये अगर यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे से खत्म हो जाएगा, जस्ट ये आ जाएगा। और सी को, इसी डेफिनेशन में सी को आप एफ मॉड से चेंज कर सकते, एफ नॉर्म, क्योंकि डोमेन जो है वो वेक्टर होगा लेकिन आउटपुट में एक फील्ड आ जाएगी। तो ये जो चीज है, आपने एफ ऑफ एक्स जब देखना है, एफ ऑफ एक्स चला जाएगा के में, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स का आएगा मॉड। लेकिन एफ अकेला जब होगा ना, तो एफ नाम एक नोटेशन है, इस नोटेशन को कहते हैं फंक्शनल नाम। ठीक है, तो इस जगह पे फंक्शनल नाम है और इस जगह पे जो है ना आउटपुट एलिमेंट है। कंटिन्यूटी वही चीज है, कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस। उसके बाद अगली बात कह रहा है, ये नॉट लीनियर है, ये डॉट प्रोडक्ट वाला वही चक्कर है, फिक्स कर दिया एक एलिमेंट इसको फिक्स कर दिया, ये वेरी कर रहा है, ये आंसर आ गया, आंसर आर में चला गया। तो जब आप फिक्स करेंगे तो ये बाउंडेड और लीनियर होगा, तो इसका आंसर यस। उसके बाद इंटीग्रल की बात कर रहा है, क्या इंटीग्रल बाउंडेड एंड लीनियर होंगे? ठीक है, ये देखिएगा, इसको पढ़िएगा, आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट यस और नो में आपने आंसर देना है कि क्या ये बाउंडेड और लीनियर होंगे। तो ये लीनियर भी है और बाउंडेड भी है, बात खत्म। नेक्स्ट, सी ए बी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या ये बाउंडेड और लीनियर होंगे? तो बाउंडेड भी होगा और लीनियर भी होगा। ठीक है, एल स्केयर, एल एल पी जो होता है उसमें एल स्केयर की बात कर रहे हैं, तो एल स्केयर जो स्पेस है, एल स्केयर स्पेस पर जो आप लीनियर फंक्शनल लगा रहे हैं वो बाउंडेड होगा और लीनियर होगा या नहीं। ठीक है, क्या आंसर है? बाउंडेड है और लीनियर भी है। ठीक है, तो इसका भी आंसर यस है। वेक्टर स्पेस में आपने डुअल स्पेस भी पढ़ा था, डुअल के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस आपको पहले ही बता देता हूँ, बाकी मजीद इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तकरीबन एंड पे पहुंचे हुए हैं। अभी मैं आपको आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन नहीं बता रहा, जस्ट दो तीन मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो मैं बता देता हूँ एंड पे, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, ये 2.9 है,
इसमें से मैं निशान लगवा देता हूँ आपको कि इसमें से लीनियर ऑपरेटर, फंक्शनल्स। अच्छा, जो आपके पास है ना नॉर्म स्पेसिस, नॉर्म स्पेसिस, नॉर्म स्पेसिस, इन नॉर्म स्पेसिस की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। तो फाइनाइट डायमेंशन होने के साथ हम इसकी फंक्शनल की और लीनियर ऑपरेटर की स्टडी करेंगे। वो क्या होगी वो देखते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस इसकी कर रहा है, हमें थ्योरम चाहिए यहाँ पे। तो ये पहला थ्योरम है, ये डुअल स्पेस है, ठीक है। एक्सटैरिक जो है ना, ये डुअल स्पेस है। डुअल वाला टॉपिक आप बेहतर है कि डुअल वाले टॉपिक के लिए ना आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाएं। डुअल स्पेस मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। डुअल स्पेस जब हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा था, तो वहां पे डुअल स्पेस का टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। तो मेरे चैनल पे जाके ना आप डुअल स्पेस वाला एक बार देख लें। जब आप वो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेम वही थ्योरम यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये वाला करें और ये जीरो वेक्टर वाला लेमा कर लें, ठीक है। जो निशान लगा रहा हूँ सिर्फ आप वही काम करें, बेहतर है। उसके बाद अब देखिए बी एक्स वाई क्या चीज है। जो मैं बात आपको बताऊंगा आपको समझ आ जाएगी। बी एक्स वाई एक सेट है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं एक्स से वाई तक। मतलब एक ऑपरेटर एफ है एक्स से वाई तक, एक F1 है एक्स से वाई तक, एक T1 है एक्स से वाई तक। जितने भी ऑपरेटर हैं बाउंडेड भी हैं और लीनियर भी हैं, वो इस सेट में आ जाते हैं बी एक्स वाई में। और बी एक्स वाई में जब वो सारे लीनियर ऑपरेटर आ जाएंगे तो ये एक वेक्टर स्पेस बना देगा। उसके बाद वेक्टर स्पेस बनने के बाद वो एक नाम स्पेस भी बन जाएगी। नाम स्पेस बनने के बाद जो नाम होगी, किसी भी ऑपरेटर को उठाएं, टी उठा लिया इस सेट में से बी एक्स वाई से। अब टी बी एक्स वाई में से उठाया तो टी इस तरह से होगा ना, एक्स से वाई तक ये ऑपरेटर होगा। टी की नाम क्या होगी? ये वही नाम होगी जो आपने डिफाइन किया प्रीवियसली, ठीक है। तो आप इस सेट में, ठीक है, बी एक्स वाई में कोई भी काशिय सीक्वेंस उठाएं ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स की जो भी आप काशिय सीक्वेंस उठाएंगे वो कन्वर्ज करेगी। तो कहने का मतलब है कि जो बी एक्स वाई है ऐसा सेट जिसमें तमाम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की काशिय सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, तो ये एक बनाक स्पेस बना देगा, ठीक है। ये 100% ट्रू बात है। नीचे थ्योरम भी है कि, लेकिन बात यह है कि वाई पहले बनाक स्पेस होनी चाहिए। मतलब कोई ऑपरेटर है ना टी एक्स से वाई तक, ये पहले ही बनाक स्पेस है। तो अब आप क्या करें, ऑपरेटर टी1 कर लें, टी आई कर लें, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी टी आईज ऑपरेटर हैं बी एक्स वाई में, वो बनाक स्पेस कब बनाएंगे? जब ये वाला सेट जो होगा ये पहले बनाक स्पेस होगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस आ सकता है कि बी एक्स वाई द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स इज अ बनाक स्पेस इफ, ऑप्शन में हो सकता है एक्स क्या हो, एक्स बनाक स्पेस हो। दूसरा ऑप्शन हो सकता है वाई बनाक स्पेस हो। तीसरा हो सकता है दोनों, बोथ। देखें, एक्स का जरूरी नहीं है लेकिन वाई का जरूरी है, तो वाई वाला ऑप्शन ट्रू होगा इसमें। अगर वाई बनाक स्पेस है तो बी एक्स वाई भी बनाक स्पेस बनेगा। बनाक स्पेस ऐसी स्पेस होती है जिसमें
कोई भी काशी सीक्वेंस लें तो वो कन्वर्ज करे, मतलब एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डुअल स्पेस वही है, इसको करने की जरूरत नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म वाले मैं चाह रहा हूँ, ये देखें जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इन एग्जांपल्स को ध्यान में रखना है कि आर एन की डुअल स्पेस आर एन होती है, ये मैंने पहले भी बताया था। L1 की डुअल स्पेस L इंफिनिटी होती है और L इंफिनिटी की डुअल स्पेस L1 होती है। ठीक है, उसके बाद अब P और Q कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स हैं। कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स का ये फार्मूला है, ये हमने पढ़ा था फंक्शन, इसी सेशन में पढ़ा था। ये जो फंक्शनल एनालिसिस हमने स्टार्ट की हुई है ना, इसी में पढ़ा था कि P और Q दो कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट्स हैं, तो LP स्पेस और LQ स्पेस आपस में डुअल ये आइसोमॉर्फिक होंगी। ठीक है, मतलब LP का डुअल LQ है और LQ का डुअल LP है। बस इस चीज को यहां तक महदूद रखें कि कौन किसका डुअल होता है। आपसे पूछा जा सकता है L1 का डुअल क्या है, ऑप्शन में दे सकते हैं LP है, क्या LQ है, P के ऊपर नीचे जहां मर्जी लिख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे सकते हैं क्या L इंफिनिटी है, तो चौथा ऑप्शन दे सकते हैं क्या L2 है। अब देखें L1 का जो डुअल होता है ना वो L इंफिनिटी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ इधर, ये ये यहाँ पे ये। ठीक है, तो इस तरह आपको मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं पेपर में। आपके दो टेस्ट रहते हैं, एक मैकेनिक्स का रहता है, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, टेस्ट मैंने बना दिया हुआ है, जस्ट मॉडिफाई करना है उसको, अपलोड करना है ऑनलाइन। तो मैकेनिक्स का टेस्ट रहता है और साथ फंक्शनल एनालिसिस का। ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपके बन जाएंगे एक दो दिन में, मतलब अपलोड हो जाएंगे। सही है, आप लोग बेसब्रे ना हुआ करें, क्लासें आपकी होंगी। स्टूडेंट्स तो ऐसे कहते हैं ना कुछ, हमारी क्लास नहीं हो रही, जैसे पता नहीं कितना पढ़ते रहते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, जैसे सारा दिन सारी रात ख्वाबों में भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब टेस्ट दिया जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं सर, आज नहीं, कल ले ले टेस्ट, परसों ले ले, तरसों ले ले। फिर टेस्ट की बारी में आगे आगे जाते हैं, क्लास नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया है। तो सही है। ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है ना, ये हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस में। तो ये वाला टॉपिक आप मेरा वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मजीद मैं आपको मशवरा ये दे दूं कि यहाँ पे जो थ्योरम्स है ना, वो उनकी स्टेटमेंट्स को आप एक बार कर, जैसे पैरेललोग्राम आइडेंटिटी ये होती है, मैं निशान लगवा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी से। आर एन का जो इनर प्रोडक्ट है वो ये है, ये याद करना है। सी एन का इनर प्रोडक्ट ये है। एल टू को रहने दें आप, इस स्पेस को छोड़ दें। ये स्मॉल L2 का इनर प्रोडक्ट ये है। LP का इनर प्रोडक्ट जो है ये स्टेटमेंट, और ये LP का इनर प्रोडक्ट नीचे इसने लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ। LP तो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, ये हिल्बर्ट स्पेस भी नहीं है। लेकिन L2, अगर L2 की बात की जाए ना, L2 की, ये तो ये हिल्बर्ट स्पेस फिर बनता है। 2 के अलावा किसी भी नंबर के लिए ये
इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनता। CAB जो है ये भी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको चेक किया हुआ है पैरेललोग्राम आइडेंटिटी लगा के, तो पैरेललोग्राम आइडेंटिटी अगर होल्ड कर जाए तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाता है, लेकिन अगर पैरेललोग्राम आइडेंटिटी होल्ड ना करे तो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनता। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है, ये आप देखिएगा। पोलराइजेशन आइडेंटिटी भी होती है, ये पोलराइजेशन आइडेंटिटी है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये देखिएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम देखिएगा, ये अपोलोनियस आइडेंटिटी देखिएगा, ये काशिश-क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये आपने याद रखनी है, ज़हन में रखनी है। कंटिन्यूटी, ये सब स्पेस वाला थ्योरम है, ये छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ठीक है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएं। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन करनी है। कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये होती है, ये उसने डिफाइन किया हुआ है। ये वाला थ्योरम देखिएगा, डायरेक्ट सम को डिफाइन किया हुआ है, ये देखना है। ये थ्योरम देखना है। नल स्पेस, क्लोज सब स्पेस, डेंस सेट, ठीक है। काफी है इतना, आप इतना कर लेंगे तो ये फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स आपका कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम कल से नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। मैं ग्रुप में मशवरा ले लूंगा स्टूडेंट से, कमेंट में भी आप लोग मशवरा दे सकते हैं वीडियो के कि कौन सा कोर्स स्टार्ट किया जाए, ठीक है। वीडियोस में अपलोड कर देता हूँ। तो अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन किसी का? वैसे टाइम खत्म हो रहा है। शुक्रिया सर जी।